हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को सुपर इजी बनाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। पेन और नोटबुक ले लो और तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है और इसके टाइप्स कौन से हैं। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी पर्सन की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने की कैपेसिटी को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक गिलास पानी की यूटिलिटी तब बढ़ जाती है जब आपको प्यास लगती हो। अगर अभी आपको प्यास लगी है तो आप वाटर का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको प्यास लगी है। तो उसके साथ क्या हुआ, पानी की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मेजर किया जाता है और इसी इकोनॉमिक्स में क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिटी के रूप में बताने के लिए टर्म्स यूज की जाती है, जैसे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, ये ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है जो एक कंज्यूमर को मिलती है। ओके, टोटल सेटिस्फेक्शन। एग्जाम में जब आप टोटल यूटिलिटी बताएंगे कि क्या होता है, उसके बाद आप एक फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का जरूर लिखिएगा। इससे एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपको सब कुछ आता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको डेफिनेशन भी पता है। तो फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी का, सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये साइन होता है वो सबमिशन का साइन होता है। सबमिशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल है, सम है, वो हमारा टोटल यूटिलिटी होती है, ठीक है। वहीं बात करें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिलती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, अगर आप एक आइसक्रीम खाते हो और दूसरी खाने पर आपको थोड़ा और एंजॉय करते हैं आप उसे, तो जो एक्स्ट्रा एंजॉय आप कर रहे हैं वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर। अगर एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है एक और यूनिट खाने पर, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, और चेंज इन क्यू यानी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। टोटल यूटिलिटी क्या है वो भी समझ आ गया होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यूटिलिटी पे अगर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से आपको आंसर देना है। और आई होप आप सभी को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको आपको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके जो चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये सारा कवर कर लिया तो। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग से आप सभी समझ गए होंगे, यानी कि डाउन कुछ जा रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इस लॉ को कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर आपने आइसक्रीम को बार बार खाया, एक से ज्यादा आइसक्रीम खा लिया आपने, 1 से 10 आइसक्रीम तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका एडिशनल यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जितना आप सेटिस्फाइड हुए थे, उतना आने वाली 10 आइसक्रीम पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, ईटिंग द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन। पहली स्लाइस जैसे ही आप पिज्जा की खाते हैं तो आप हाईली सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि आप सेकंड स्लाइस खाएंगे पिज्जा की, तो उसमें सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। और अगर आपको तीसरी और चौथी स्लाइस भी खाने को मिल गई, आप इतने लकी हैं कि आपको पिज्जा में से तीसरी और चौथी स्लाइस भी मिल गई है, तो आपकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो ड्रॉप हो सकती है। ओके, तो ये है हमारा बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना ज्यादा आप किसी एक प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो एक लेवल आएगा आपका कि वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश कर जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पिज्जा का एग्जांपल भी समझ आ गया होगा। इस डायग्राम के थ्रू देखिए, जब आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन देनी है,
देन आपको उसका कुछ एग्जाम्पल देना है कि किस तरीके से आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो रहा है। उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। डायग्राम बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान से समझेगा, सब समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों को मेंशन करना है। इन दोनों के थ्रू आपको अपनी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो करना है। ठीक है, तो अभी हमने समझा पीछे टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। देखिए टोटल यूटिलिटी को देखिए एक बार और फिर मार्जिनल को देखिए। मार्जिनल में देखिए जब जीरो मील पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या फॉर्मूला होगा, एमयू निकालने के लिए चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन यू। तो आप जब मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो जो चेंज आपका टोटल यूटिलिटी में हो रहा है और क्वांटिटी में हो रहा है उसे निकालकर आप अपना मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया इस फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद आपको ये ग्राफ बनाना है। तो एक ग्राफ आप बनाएंगे टोटल यूटिलिटी का, एक ग्राफ बनाएंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी का, नीचे ही बनाना है बिल्कुल। ओके, पहले आप टोटल यूटिलिटी को शो करेंगे इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, टोटल यूटिलिटी यहाँ से ऐसे अपवर्ड जाएगी, वहीं जब आप मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो जहां पर हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा यानी कि 30, वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए जीरो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, डाउन चली जाएगी यूटिलिटी आपकी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। देखिए 28 जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी हुई, आपका एमयू भी नेगेटिव हो गया, -2 पे पहुंच गया। ठीक है, देखिए -2 पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पहुंच गई। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये ग्राफ अगर आपने अच्छे से बना दिया इसकी डेफिनेशन देने के बाद, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका गॉसेंस का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गॉसेंस का फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, और सेकंड लॉ जो है गॉसेंस का वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। वो भी अभी आगे हम समझेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, जो कि है हमारे गॉसेंस का सेकंड लॉ। अभी इसके बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना है आपको। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इक्वी से ही आपको समझ आ रहा होगा जहां पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, किसने दिया था, और इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो स्टेट है जहां पर कंज्यूमर अचीव करता है इक्विलिब्रियम when the marginal utility per rupee spent on each good is equal, यानी हर गुड पे जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली एक एक रुपए के एक्सपेंडिचर से सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बेसिकली क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ये एक्स है, और प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो बेसिकली गुड एक्स का है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ गुड वाई। ओके, तो जब गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, ये कंडीशन हमारी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम पढ़ते हैं। ओके, where MUX and MUY are the marginal utility of good X and Y, PX and PY are their respective prices. एग्जाम्पल देखिए, अगर एप्पल के प्राइस ₹10 है और बनाना के प्राइस ₹5 है, MUX हमारा 30 दे रखा है और MUY हमें 15 दे रखा है। तो जब आप MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MUX हमारा कितना है 30 एंड PX हमारा कितना है 10 इज इक्वल टू MUY हमारा 15 और PY कितना हमारा प्राइस ऑफ सेकंड गुड यानी गुड वाई इज 5, तो 15 अपॉन में 5। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी दोनों में ही जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है आपको वो दोनों की सेम है। ओके, दस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिकॉज MUX एंड MUY इज सेम। ओके, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का आप इस तरीके से डायग्राम दिखा सकते हैं जिसमें
जितना गेन ऑफ यूटिलिटी हो रहा है उतना लॉस ऑफ यूटिलिटी भी हो रहा है, तो इक्वल ही गेन और लॉस इक्वल हो जाता है, तो हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। ओके, तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो हमने एप्पल और बनाना का एग्जांपल लिया है। तो एक ग्राफ आपका बेसिकली एप्पल का हो जाएगा और एक ग्राफ आपका बनाना का हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें गेन हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, जब उस लेवल पे आके मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इक्वल हो जाती है, तो वो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो आंसर देने का तरीका देख रहे हैं आप यहाँ पर। पहले आप कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देंगे, देन उसकी कंडीशन बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, फिर उस फॉर्मूले को छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हमने लिया है और किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कि MUX जो है वो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है और MUY जो है वो गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। फिर एक एग्जांपल देके समझाएंगे और एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने का तरीका। प्रॉपर तरीका मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से उसे भी कवर कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, वो है आपका बजट लाइन। बजट लाइन को समझाओ और उसकी प्रॉपर्टीज लिखो कि बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज नहीं लाई हूँ, बट इक्वेशन समझते हैं और बजट लाइन क्या होता है वो समझते हैं और उसका स्लोप समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्लोप समझा रही हूँ, बट आप उसकी प्रॉपर्टीज भी करके जाना। ओके, तो बेसिकली बजट लाइन क्या है? बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे आपके सभी कॉम्बिनेशन दो गुड्स के शो होंगे जो कि कंज्यूमर परचेज करता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। अब कंज्यूमर की इनकम 5,000 वाली साइकिल खरीदने में है और वो 5 लाख वाली कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो इससे कंज्यूमर के बजट पे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले इक्वेशन समझ लेते हैं बजट लाइन की। बजट लाइन की बहुत इजी इक्वेशन है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इनटू में एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इनटू में वाई इज इक्वल टू एम। अब एम क्या है यहाँ पर? पी एक्स जो है वो प्राइस ऑफ गुड एक्स है, पी वाई जो है प्राइस ऑफ गुड वाई, एंड एम जो है वो कंज्यूमर की इनकम है, क्योंकि जब इनकम होगी तभी तो एक बजट क्रिएट करेगा कंज्यूमर, राइट? उसी के अकॉर्डिंग तो अपना काम करेगा, क्या है जो मेरे बजट में है मैं खरीद सकता हूँ, क्या है जो मेरे बजट में नहीं है, तभी वो चूज करेगा कि मुझे गुड एक्स खरीदना है या गुड वाई खरीदना है। ओके, क्योंकि मार्केट में कई सारे सब्सटीट्यूशन है हर प्रोडक्ट के, चाहे वो आपके व्हीट हो चाहे वो राइस हो, हर टाइप की क्वालिटी आपको मिल जाती है, बट उसमें से अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें क्या खरीदना है, सस्ता वाला चावल खरीदना है या महंगे वाला चावल खरीदना है, वो डिपेंड करता है हमारी कंज्यूमर की इनकम पे, हमारी खुद की इनकम पे। ओके, तो बजट लाइन में स्लोप के बारे में हम बात करते हैं। बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई होता है, which represent the rate at which one good can be substituted for the other while staying within the budget। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट को चूज करते हैं, सस्ता वाला चावल खरीदना है या महंगा वाला चावल खरीदना है, ये डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर। ओके, तो बेसिकली बजट लाइन आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो आप बजट क्रिएट करते हैं उसको समझाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है गुड्स के, व्हीट एंड राइस, दो यूनिट्स ले ली। अब जब आप व्हीट यूज कर रहे हैं तो आप राइस बहुत कम खा रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपने व्हीट सबसे कम यूज कर रहे हैं यानी गेहूं कम यूज कर रहे हैं, तो आप राइस की यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं, यानी राइस का जो परचेज है वो ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज आपकी इनकम को सूट कर रहा है राइस इस वक्त। ठीक है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो ये हमारी होती है बजट लाइन। तो जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स हैं वो हमारी बजट लाइन क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ बजट लाइन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनडिफरेंस कर्व। ये तो बहुत सारे आपके यूनिट टेस्ट और बेसिक जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब में आपको देखने को मिला होगा कि इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, अगर अभी तक आपको नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आज समझ लेते हैं इसको। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? एन इनडिफरेंस कर्व शो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो इसे हाईलाइट कर लीजिए, इट शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जितने भी हमारे गुड्स के कॉम्बिनेशन है उनको कौन शो करता है? IC शो करता है। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व। ओके, दैट गिव अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और सारे ही गुड्स क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इंडिफरेंस कर्व के कुछ कॉम्बिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली बात, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ये हमारा IC कर्व है जिसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है लेफ्ट टू
राइट, लेफ्ट से आ रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ आपके राइट को जा रहा है। ये लेफ्ट है आपका और ये आपका राइट है, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अब समझ आ गया होगा लेफ्ट से राइट को कैसे जा रहा है। तो जब डाउनवर्ड स्लोप होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कंज्यूमर को। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने समझा था कॉनकेव और कन्वेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर से वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। तो वहां कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन जितने भी ग्राफ्स हैं और डायग्राम्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये शेप जो होती है वो हमारी कन्वेक्स होती है और जो ये शेप होती है वो हमारी कॉनकेव होती है, ठीक है। तो बेसिकली कन्वेक्स होता है आईसी हमारा, ठीक है, ये कन्वेक्स शेप है, तो ये इंडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स शो करता है। इट रिफ्लेक्ट द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या शो करता है, जो हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एमआरएस, वो डिमिनिश हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो डाउनवर्ड एमआरएस को शो करता है। तो फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो एमआरएस क्या है ये सब आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था जो आपकी फर्स्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की है, सभी बेसिक चीजों को वहां पर हमने समझा है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आईसी की प्रॉपर्टी हमारी, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए, ये आपका आईसी 1 है, तो अगर आप एक और आईसी क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो ये आपका आईसी 2 हो जाएगा, और अगर एक और आईसी क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो आपका आईसी 3 हो जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा आईसीज होंगे, जितने ज्यादा इनडिफरेंस कर्व होंगे, उतनी ज्यादा आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मोर ऑफ बोथ गुड्स लीड टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितने ज्यादा आईसीज होंगे आपके, ठीक है, समझ आ रहा है। IC1, IC2, IC3, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आईसीज मैंने बनाए, 3 आईसी बनाए, बट तीनों के तीनों अलग बन रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि इस तरीके से कोई भी आईसी नहीं बन रहा है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट, यहाँ पर कर रहा है इंटरसेक्ट, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व का। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एदर ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस है उनको कभी भी टच नहीं करता। आप देख रहे हैं यहाँ पर से डायरेक्ट जा रहा है, ये वर्टिकल हो जाएगा हमारा आईसी, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही एक्सिस को टच करेगा, तो इन एक्सिस को टच नहीं करेगा आईसी। तो ये थी हमारी आईसीज की प्रॉपर्टी, ओके। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आई होप इसे याद करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। बट एक और बात बता दूं, जब आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आप ऐसा कीजिएगा, साथ साथ एक छोटा छोटा इस तरीके से ग्राफ बनाते जाइएगा कि वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो एक डायग्राम बना के दिखा दिया, कन्वेक्स टू द ओरिजिन तो आप लिख के बता देंगे कि ये कन्वेक्स हो रहा है, ठीक है। हायर आईसी तो हायर आईसी बना के दिखा देंगे, आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट तो ये वाला ग्राफ बना के दिखा देंगे, एंड आईसी नेवर टचेस आइदर ऑफ दैट एक्सिस तो आप बता देंगे कि एक्सिस पे टच नहीं हो रहा। तो इस तरीके से छोटे छोटे अगर आप डायग्राम बना के दिखाएंगे तो आपका आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी एंड बजट लाइन। अब इसमें आपके सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए जो भी आप पीछे सीख के आए हो। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बजट लाइन क्या होती है, फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये भी समझा दिया। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है आपको, यानी दोनों चीजें आपकी एक साथ पूछ ली गई है आपसे, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये देखिए पिक्चर, इसके थ्रू आपको समझ आ रहा होगा। जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो उसकी सारी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस टाइम पे कंज्यूमर अपने एक बैलेंसिंग पोजीशन पे है, यानी कि वो अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी सारी वांट्स को फुलफिल कर पा रहा है। इसलिए कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे है, कंज्यूमर एक बैलेंस पोजीशन पे है, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, ओके। इसे बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब बैलेंस सिचुएशन में कंज्यूमर होगा। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड एक्स और वाई का इक्वल होगा प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, ओके। MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, PX एंड PY इज प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, ओके। इन चीजों को मेंशन कर रहा है। तो मैंने बताया था पहले डेफिनेशन लिखनी है आपको, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको डिस्क्राइब कर देना है कि MRS XY क्या है और PX PY क्या है। अब देखिए
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन सब इस एक पर्टिकुलर ग्राफ में शो कर रखा है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई इन वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर आईसीज बने हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, 3 एंड 4। ये हमारा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब इन इंडिफरेंस कर्व में से एक जा रही है हमारी बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन गई, ये पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जहां पर हमारा आईसी को टच करते हुए बजट लाइन जाएगी, वो जो पॉइंट होगा वो हमारा डिस्क्राइब करेगा हमारे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को, क्योंकि उसकी जो इनकम है और उसकी जो वांट्स हैं, ठीक है, वो सब सेटिस्फाइड हो रही है। तो जिस पॉइंट पे वो सेटिस्फाइड हो रही है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है और हमारी बजट लाइन क्या है, वो तीनों ही आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायग्राम में आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है उसको समझ के जाइएगा, बजट लाइन क्या है उसको पढ़ के जाइएगा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज ये सब आपको कवर करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो कुछ भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर 2 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।